नमस्कार, इंडियन मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे, जनता की सेवा जिनका मिशन है। अपने सहज, सरल स्वभाव और कार्यकुशलता से जिन्होंने आदिवासी इलाकों में लोगों की जिंदगी बदल दी, दिव्यांगों के लिए किया गया जिनका कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा सराहा गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए, IIT कानपुर से बीटेक, एमटेक डिग्री धारक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2016 बैच के IAS अफसर सौरभ कटियार की, जो वर्तमान में मुंबई उपनगर के कलेक्टर हैं, जिलाधिकारी हैं। सर, इंडियन मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। थैंक यू सुनील जी। सर, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही रहेगा कि कानपुर के देहात से मुंबई के उपनगर, एक मुंबई बड़ा शहर, उसके उपनगर का कलेक्टर तक का सफर कैसा रहा और क्या IAS बनना ही आपका सपना रहा? क्योंकि मैंने जो देखा पढ़ा कि आप IRS तो बन चुके थे, फिर भी आपने UPSC का दूसरी बार एग्जाम परीक्षा दी। कहाँ लोग एक नहीं पास हो पाते हैं। तो सुनील जी, ये सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा है। इट हैज़ बीन फुल ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। बहुत ही फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग सफ़र रहा है, मैं कहूँगा। एंड सपना तो मेरा IAS का ही था जब मैंने ये सोचा कि सिविल सर्विसेज में जाना है। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेरा IRS में हो गया था, बट स्टिल आई थॉट कि एक अटेम्प्ट देना चाहिए। तो जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी तो उसी समय मेरा दूसरे अटेम्प्ट में IAS हुआ था। IAS से क्यों ये? तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही मेरे को IAS बनना था या सिविल सर्विसेज में हाँ। जाना था। तो जब मैं कॉलेज में था तो मेरे दिमाग में भी बहुत डाउट थे, कन्फ्यूजन थे कि किस फील्ड में जाना चाहिए। एंड कॉलेज के बाद में मेरे पास कई सारे ऑप्शंस भी ओपन हो गए थे। मेरे को IIMS से भी कॉल आ गया था, फॉरेन जाने का भी अपॉर्चुनिटी थी PhD करने की, एंड मेरी अच्छी जॉब भी लग गई थी, एंड ऑब्वियसली सिविल सर्विसेज थे। बट इसमें से आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो फिर अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मेरी क्वालकॉम बैंगलोर में अच्छी जॉब लग गई थी, तो आई थॉट कि लेट्स चेक आउट द प्राइवेट सेक्टर। तो मैंने वहाँ पे काम भी किया अराउंड 9 मंथ्स, एंड बहुत अच्छी कंपनी है क्वालकॉम, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। बट वहाँ पे जाके मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि सिविल सर्विसेज ही मेरे को करना है, बिकॉज पब्लिक सर्विस इज वन थिंग इन विच मेरे को सेटिस्फेक्शन आएगा। अच्छा। मेरा जो इंटरेस्ट है वो पूरा होगा। एंड दूसरी बात ये है कि जो IAS है इसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो, जो आई डोंट थिंक कि किसी और जॉब में है, ना ही प्राइवेट सेक्टर में, ना ही किसी और जॉब। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैंने डिसाइड किया कि आई विल ट्राई फॉर IAS। जी, उत्तर प्रदेश के हिंदी पृष्ठभूमि से आप आते हैं और अचानक से अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग क्षेत्र, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा और इसको कैसे डील किया आपने? सो ऑल इंडिया सर्विसेज की सबसे अच्छी खूबी यही है कि आप ये सर्विस में एक पूरा ऑल ओवर इंडिया का स्वरूप रहता है। तो कोई भी किसी भी स्टेट का इंसान दूसरे स्टेट में पोस्टेड होगा, एंड अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसकी भाषा, उसके कल्चर, उसको समझना और उसको सीखने की बहुत बड़ी एक ज़रूरत होती है। तो जब यहाँ पे हम लोग पोस्टेड हुए तो हम लोगों की ट्रेनिंग में भी मराठी सिखाई जाती है, बट एक्चुअल जो लर्निंग होती है वो आप फील्ड में लर्न करते हो, लोगों से बात करके, काम करते करते। तो जो इनिशियल जो कुछ मंथ्स होते हैं वो ऑब्वियसली चैलेंजिंग होते हैं, बिकॉज सब कुछ काम भी मराठी में होता है। एंड बट सबसे अच्छा फायदा है महाराष्ट्र में सबको हिंदी भी आती है, तो पीपल अप्रिशिएट कि आप हिंदी जानते हुए भी आप मराठी में बोल रहे हो, तो उसको भी बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो शुरुआत में जरूर दिक्कत आती है, बट मराठी लैंग्वेज भी इज इजियर एंड थोड़ा हिंदी से मिलजुली भी है, तो अल्टीमेटली आप सीखते हो। और कल्चर बहुत अच्छा है महाराष्ट्र का, तो कुछ टाइम के बाद में यू स्टार्ट लविंग दैट कल्चर। बहुत प्यारे लोग भी हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूँ, लेकिन यहाँ आके यहीं का हो गया हूँ। यस। तो बहुत वेलकमिंग एंड बहुत ही अच्छा कल्चर आप फिर एंजॉय करते हो। सर, आरोप लगता है कि सरकारी पद मिलने के बाद, वो भी कलेक्टर जैसा, जिलाधिकारी, मतलब जो एक तरह से जिले का राजा हो, लोग अक्सर बदल जाते हैं। तो आप छात्र से कलेक्टर बन गए, तो कुछ ऐसा परिवर्तन महसूस किया आपने? आया? जनरली ह्यूमन नेचर होता है कि आप जैसे जैसे जिस इन्वायरमेंट में रहते हो उस इन्वायरमेंट से आप
उसी जैसे होने लगते हो और बदल जाते हो जनरली, आप जो कह रहे हैं। बट मैं अभी भी उतना ही ग्राउंडेड हूँ। मैं अभी भी वही चीज़ें पसंद करता हूँ जो मैं पहले स्कूल में था या कॉलेज में था। इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी अभी स्कूल टाइम के ही फ्रेंड्स हैं। अच्छा। और मेरे को वैसे ही जैसा मेरा पहले नेचर था कि मेरे को थोड़ा एनोनिमस एंड थोड़ा अपने में, तो वही मेरा अभी भी नेचर है। अच्छा, पुराने दोस्त यार सब हैं। अभी मेरे भी जो स्कूल टाइम के मेरे फ्रेंड्स हाँ। हैं वो अभी भी, हम लोग हर साल ट्रिप पे भी जाते हैं, मिलते रहते अच्छा, हैं। टाइम देते हैं। तो अभी भी मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं पुराने। अच्छा, सो और मेरे को मतलब वो मेरे बहुत अच्छे मित्र में से हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स में से हैं। मतलब आम बोलचाल में एक होता है कि अभी तक हवा नहीं लगी है। सर, अब आप कलेक्टर बन चुके हैं और अमूमन ग्रामीण जिलों में तो कलेक्टर एक तरह से जिले का राजा होता है, सब कुछ उसी के आदेश से होता है या फिर उसके अख्तियार में होता है। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में जहाँ बीएमसी है, एमएमआरडीए है, ऐसी एजेंसियां हैं जो बहुत सारे काम कर रही हैं, तो मुंबई के में कलेक्टर के लिए क्या बचता है? ये सही बात है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है कि अल्टीमेटली सारी चीजें कलेक्टर पे आ जाती हैं। उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट कलेक्टर पे सारी चीजें आ जाती हैं अल्टीमेटली। बट मुंबई इतना बड़ा है और इसके इश्यूज इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि किसी भी एक एजेंसी को सारे इश्यूज हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुंबई अपने में ही एक स्टेट है और कई स्टेट से भी बड़ा है। तो इसीलिए कई सारी एजेंसीज हैं, जो बीएमसी है जो सबसे बड़ी एजेंसी जो डेवलपमेंट को देखती है, पूरे डेवलपमेंट इश्यूज देखती है, एमएमआरडी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज देखती है, माडा है जो हाउसिंग इश्यूज देखती है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है क्योंकि इश्यूज बहुत बड़े बड़े हैं, तो स्पेशलाइज एजेंसीज और स्टेट लेवल की एजेंसीज वो देखती हैं। एंड कलेक्टर ऑफिस मोस्टली जो लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, लैंड रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज हैं या डीपीसी के इश्यूज हैं, ये इश्यूज पे कलेक्टर ऑफिस ध्यान देता है। और जो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो कई सारे 3-4 डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, लैंड एक्विजिशन है या कुछ कुछ उससे रिलेटेड होता है, तो कोऑर्डिनेशन का इशू कलेक्टर ऑफिस देखता है। लोगों के रोजमर्रा जीवन का तो वैसा संपर्क नहीं आता होगा जो, या ऐसा असर नहीं होता होगा? नहीं, वो भी लोग आते हैं, उनके भी इश्यूज होते हैं। कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, कुछ लोग सर्विसेज से रिलेटेड, अलग अलग टाइप की सर्विसेज, या कुछ लोग मुंबई में गवर्नमेंट लैंड लीज पे दी गई है बहुत बड़े पैमाने में, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता है। उसमें हाउसिंग सोसाइटीज बनी है, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस हैं, तो उनके इश्यूज आते हैं लैंड से रिलेटेड। तो इस तरह के लोगों का कई सारे इश्यूज के लिए कलेक्टर ऑफिस आते हैं। ऑब्वियसली जितना बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं उससे कम रहता है, लिमिटेड रहता है, बट बिकॉज लोक संख्या मुंबई की इतनी है कि जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनके बारे में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जैसा आप अमरावती में रहते हुए जैसा आप काम कर पाए, लोगों से सीधे संपर्क करके उनके आम जनजीवन को आपने प्रभावित किया, बदल दिया, अकोला में रहते हुए भी आपने कभी कुछ किया, वैसा अवसर इस तरह यहाँ पर नहीं यह है? यहाँ पे भी है। अब जैसे यहाँ पे लोगों का सबसे ज्यादा संपर्क आता है तहसील ऑफिस में दाखिलों के बारे में, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक सारे नागरिकों को चाहिए होती है अलग अलग टाइम पे। तो उस लोगों को अच्छी सुविधा, अच्छी गवर्नमेंट सर्विसेज मिलें, डॉक्यूमेंट्स टाइम पे मिलें, तो ये एक बहुत बड़े पैमाने में लोग कलेक्टर ऑफिस या तहसील ऑफिस में इसके लिए आते हैं, आधार के लिए एंड ऑल। तो वो उनको अच्छी सुविधा मिले और उनको कोई भी दिक्कत ना उठाते हुए ये सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था मॉडर्न सेतु का जी। तो उसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा इशू है जो इसमें ध्यान देना चाहिए, और अगर उसमें अच्छी सर्विसेज दी गई लोगों को तो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। मॉडर्न सेतु का आपने उल्लेख किया, तो मॉडर्न सेतु जो है वो ट्रेडिशनल जो काम है, पारंपरिक या जो ई गवर्नेंस है, उससे किस तरह से अलग है ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, और बड़ा उसका लोग वाहवाही भी कर रहे हैं कि लोगों को फायदा भी हो रहा है उससे? जनरली तहसील ऑफिस में सबसे ज़्यादा जो जनता है वो दाखिलों के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, अलग टाइप की सर्विसेज के लिए आती है, जो सेतु के माध्यम से दिया जाता है। मैंने जनरली हर जगह देखा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी, और मुंबई में आके देखा है स्पेसिफिकली, कि सेतु कार्यालय में बहुत लंबी लाइन लगती थी, बहुत भीड़ होती थी, और लोग छोटी सी खिड़की से अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और उनको वेट भी करना पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि आजकल के टाइम में जैसे हम कभी प्राइवेट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी सी सुविधा रहती है, बैठने की अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, तो वैसा एनवायरनमेंट हम अपने सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस में
ऐसा क्यों लगना चाहिए कि प्राइवेट ऑफिस में अच्छी सुविधा मिलती है, सरकारी में परेशान क्यों नहीं व्यक्ति मिलती है? आके थोड़ा सा और प्रसन्न हो, न कि और उदास हो जाए, यस, उदासी लगे। तो मेरा ये उद्देश्य था ऐसा कि जो भी इंसान आ रहा है हमारे ऑफिस में सेतु में, उसको एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट मिले। उसको आके लगना चाहिए कि हाँ, अपना है कार्यालय, बहुत अच्छा कार्यालय है, वो इंसान अपना टाइम निकाल के आया है, तो उसको अच्छी से सुविधा दी जाए। तो इस वजह से हमने ये स्टार्ट किया, जिसमें 2 एस्पेक्ट थे। एक तो है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, जैसे मान लो अच्छी बैठने की जगह, टोकन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम, एसी, ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी व्यवस्था, एंड और इसके साथ में प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट भी इसमें किया गया, जिससे कि लोगों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। कई सारे हमने अपना मैन पावर इंप्रूव किया, जिससे कि उनको जो भी दाखिले हैं वो टाइम पे मिले, और दाखिले उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके व्हाट्सएप पे दिए जाएं। और हमने बैकएंड में भी कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए, जैसे कि बिल्कुल भी टाइम ना लगे लोगों को, जो भी एप्लीकेशन देने आ रहा है उसका मिनिमम टाइम में हम एप्लीकेशन प्रोसेस कर दें, और उसको कई बार चक्कर भी ना लगाना पड़े ऑफिस में। तो ये प्रोसीजरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इंप्रूवमेंट किए गए। और उसी समय माननीय सीएम सर ने भी 150 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और उसका भी उद्देश्य गुड गवर्नेंस, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस था। तो उसके तहत ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने अपने मुंबई उपनगर में लिया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का उल्लेख हुआ, तो कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही आपको मुंबई उपनगर कलेक्टर के तौर पर एक तरह से लाया है। तो जब ये आपको ये पता चला होगा कि मैं ग्रामीण इलाकों में हूँ और इतनी कम उम्र में, जहाँ पर कि अक्सर लोग जो सर्विस है उसके अंतिम पड़ाव में ही यहाँ पर आते हैं, चाहे आप इतने यंग एज में युवा के तहत आपको यहाँ पर मौका आने को मिला, तो आपको कैसा, जब ये सूचना मिली होगी तो आपके दिमाग में क्या पहला ख्याल आया होगा, क्या सोचा होगा? ऑब्वियसली काफी ओवरवेलमिंग हाँ। एक्सपीरियंस था, काफी एक्साइटिंग भी लगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड थोड़ा कॉशियस भी था कि बिकॉज मुंबई इज समथिंग जहाँ पे सबकी नजर रहती है, बहुत हाई स्टेक्स यहाँ पे इश्यूज रहते हैं, तो उनको कैसे संभालेंगे, तो वो एक नर्वसनेस भी थी, बट इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग एंड हैप्पी थॉट जब ये पता चला। आप यहाँ पर आए तो आपने यहाँ का माहौल देखा होगा। मुंबई की आबादी एक बड़ी समस्या है, ट्रैफिक है। हालांकि ये कुछ बातें जो है आपके विभाग से जुड़ती नहीं है, लेकिन आम लोगों के जनजीवन को तो प्रभावित करती हैं, और जो लोग आपके यहाँ या आपके दफ्तरों तक जाना चाहते हैं उनको ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो उसको उसमें और सुधार लाने के लिए, उसको और ईज़ डूइंग बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? जैसे तो मॉडर्न सेतु हो गया, लेकिन इसके अलावा भी लोगों के बात व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो, खास करके सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि जिस तरह से उनका स्वभाव रहता है या फिर जो हम सीरियल में, फिल्मों में देखते रहते हैं। सो यहाँ पे आने के सबसे मैंने अभी पहली चीज ये देखी कि अगर लोगों से हम अच्छे से बात करते हैं, हम या हमारे जो नीचे स्टाफ, तो लोग उनके जो भी इश्यूज हों, भले ही वो इशू सॉल्व होने वाला है या नहीं भी है, बट अगर उनसे अच्छी बात की जाए, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, तो उनका समाधान हो जाता है। तो मैंने भी नीचे अपने जो भी अपना स्टाफ है, जितनी भी हमारी टीम है, मेरा यही सबको निर्देश दिया गया था कि आप लोगों से अच्छे से बात करो, उनकी इशू समझो, और अगर करने वाला नहीं भी है, अगर उसके सॉल्व नहीं भी हो रहे, एटलीस्ट उसको अच्छे से बताओ। तो वो जो डायलॉग होता है वो बहुत ज़रूरी है, और उसकी वजह से लोगों को बहुत अच्छा फील आता है अगर वो किसी भी सरकारी दफ्तर में होते हैं। मॉडर्न गवर्नेंस के तहत मॉडर्न सेतु जो आपने उसको आप किस तरह से अलग डिफाइन करते हैं? क्योंकि एक नॉर्मल डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट तो चल ही रहा था, इसमें आपने अलग से उसमें क्या ऐड ऑन किया? सो ये डिजिटाइजेशन प्रोसेस नहीं है बेसिकली। हाँ। ये जैसे मैंने बताया, इसमें 2 एस्पेक्ट थे। हाँ। इसमें एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया कि जो भी हमारा ऑफिस है वो वेलकमिंग किया जाए, लोगों को जब भी आए उनको कोई भी दिक्कत ना हो, और कम समय में उनका काम हो जाए। दूसरा था कि प्रोसीजर इंप्रूव किया है। प्रोसीजर इन द सेंस, कोई अब आ रहा है एप्लीकेशन लेके, तो उसको बहुत लंबी लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, टोकन सिस्टम होके, डिस्प्ले सिस्टम होके तुरंत उसका काम हो जाए, और उसको कई सारे चक्कर ना लगाने पड़े ऑफिस के। एक बार अगर मान लो एप्लीकेशन दी है, तो उसके बाद में उसका अपने आप प्रोसेस हो जाना चाहिए, और उसका डॉक्यूमेंट उसके व्हाट्सएप के माध्यम से उसको मिल भी जाना चाहिए, और उसको जो भी सीमित समय है, उस सीमित समय में ही उसको सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोसीजर इंप्रूवमेंट हमने किया। तो ये जो परिवर्तन आपने किया और लोग सराह भी रहे हैं, सरकार भी सराह रही है, तो ऐसा कोई उसका उदाहरण कुछ ऐसा आप दे सकते हैं जो भी सामने, जिसको हम रख सकें कि भाई
मॉडर्न सेतु से ये फायदा हुआ है लोगों को। तो इसके बहुत अच्छे आंकड़े फीडबैक हमारे पास जी, आए हैं लोगों के, जी। लोगों ने हमें बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं एंड पब्लिकली भी ये देखने को मिल रहा है। जैसे अब वहाँ पे लोग खुद से ही आते हैं और खुद से ही एप्लीकेशन करते हैं। पहले कई बार लोग दूसरे का मदद लेके किसी और के थ्रू एप्लीकेशन करते थे, उनको लगता था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट अब लोगों को भी विश्वास हो गया है कि हम एप्लीकेशन करेंगे, हमारा विद इन टाइम वो प्रोसेस भी होगा। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन और मोबाइल सेतु जैसे टूल्स को जो गवर्नेंस में कोई रियल में जो है कि इस्तेमाल करने का आइडिया जो है, ये आपको कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई? ये एक्चुअली अब बहुत कॉमन हो गया है गवर्नमेंट सर्विसेज में, क्योंकि हम लोग अक्सर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं सब लोग, उसके माध्यम से कैसे लोगों को सुविधा दी जाए। और स्पेसिफिकली 150 डेज का जो कार्यक्रम था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो उसमें भी इस पे काफ़ी फोकस किया गया था कि हम कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को दे सकते हैं या उनको मदद कर सकते हैं। तो उसी के तहत ये सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। अब मुंबई की हम बात करें, खास करके उपनगर की, तो बहुत सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़ा सेंसिटिव भी है बहुत ही। इसमें हाथ डालने से लोग कतराते हैं। लेकिन एक चुनौती भी है और करना भी है, क्योंकि सरकारी ज़मीनें लोगों ने अवैध कब्जा कर बैठा है। तो उसके लिए भी कुछ आप सोच रहे हैं, कोई मुहिम चलाने की सोच रहे हैं? यस, ये जो मुद्दा है अतिक्रमण का, मुंबई में बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसका रीज़न ये है कि मुंबई में ऑलरेडी लैंड बहुत कम है। जो लैंड का एरिया है वही बहुत कम है और जो भी अवेलेबल एरिया है उसमें भी अतिक्रमण होने की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारे इनिशिएटिव्स नहीं हो पाते हैं। तो जो अवेलेबल लैंड है उसको प्रोटेक्ट करना, अतिक्रमण मुक्त रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रेशर भी बहुत है, तुरंत अतिक्रमण हो जाता है। तो इसमें अभी हमारी जो टीम है, नवंबर दिसंबर में हमने एक बड़ी मुहिम भी की थी और इसमें काफ़ी बड़ा एरिया भी इंक्रोचमेंट फ्री किया गया। अच्छा। एंड उसी के तहत आगे भी हम लोग ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिसमें जो अभी रिसेंट में अतिक्रमण हुआ है, जिसको रेगुलाइज नहीं किया जा सकता, उसको पहले प्रायोरिटी में हम लोग निकालेंगे, जिससे कि एक जो हमारी सरकारी लैंड है या ओपन लैंड है वो प्रोटेक्ट हो सके। अक्सर आरोप लगता है कि इस तरह के अवैध बस्तियों में, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी एक नेक्सस काम करता है, ज़्यादा रहता है चीज़ को लेके। तो वो भी एक प्रायोरिटी है इसमें, हालाँकि सीधे आपके डिपार्टमेंट के तहत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं प्रेशर तो मिल रहा है आपकी ज़मीन पे। तो ये जो अतिक्रमण निकाला जाता है, ये सब हम मिल के किया जाता है। ओके। हमारी जो टीम है, बीएमसी की टीम है और पुलिस, ये 3 यंत्रणा मैक्सिमम मिल के जी। की जाती है। तो जी ये मुद्दा है, इसमें अगर ऐसा पता चलता है तो एफआईआर भी की जाती है, प्लस पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर में, कि अगर इस टाइप की एक्टिविटीज़ हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी पुलिस की तरफ किया जा रहा है। आप अमरावती के कलेक्टर भी रहे हैं। अमरावती के मेलघाट जो आदिवासी इलाका है, वहाँ पर माँ और बच्चों के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा था। मौतें काफ़ी ज़्यादा थी, मौतों का दर। लेकिन आपने एक ऐसा कुछ मुहिम की शुरुआत की, इनिशिएटिव लिया, मिशन 28 की मौत दर जो है बहुत ज़्यादा घट गई और लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। ये मिशन 28 क्या था और ये 28 ही क्यों, मतलब वो संख्या क्यों ली गई?